अनुज ने अपनी साइकिल की घंटी बजाई और डाकघर से बाहर निकला। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन अगस्त की धूप पहले से ही तेज हो चुकी थी। उसके खाकी बैग में आज सिर्फ 15-20 चिट्ठियां थी, ज्यादातर रामपुर और आसपास के इलाकों के लिए। लेकिन 3 चिट्ठियां थी जो खासौर गांव के लिए थी, एक ऐसी जगह जहां वो पहले कभी नहीं गया था। खासौर, पोस्टमास्टर शर्मा जी ने सुबह कहा था। वो तो बहुत दूर है बेटा, पहाड़ियों के पीछे पुराना गांव है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं अब। कितनी दूर है? अनुज ने पूछा था। साइकिल से 3-4 घंटे, शाम तक वापस आ जाओगे अगर जल्दी निकले तो। अनुज को डाकिए का काम मिले अभी 6 महीने ही हुए थे। 25 साल का नौजवान जिसे सरकारी नौकरी मिल गई थी, खुश नसीब समझा जाता था। उसकी मम्मी ने इतनी दुआएं मांगी थी इस नौकरी के लिए। साइकिल पर बैठे बैठे अनुज गुनगुनाने लगा। रेडियो पर कल कुमार सानू का नया गाना बज रहा था। रास्ता खूबसूरत था, खेतों से होकर गुजरती पगडंडी, जहां तहां पीपल और बरगद के पेड़। 2 घंटे बाद रास्ता बदलने लगा। वो अब पहाड़ी इलाके में आ गया था। जंगल घना होता जा रहा था, सड़क कच्ची हो गई थी और साइकिल चलाना मुश्किल होता जा रहा था। दोपहर के 1 बज चुके थे जब उसे दूर से एक गांव दिखाई दिया। खासौर। घरों की छतें खरपैल की थीं, दीवारें मिट्टी और पत्थर की। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, कोई आवाज नहीं, ना बच्चों की किलकारी, ना औरतों की बातचीत, ना मुर्गे की बांग। अनुज ने साइकिल रोकी और माथे का पसीना पोंछा। उसने पानी की बोतल से एक घूंट लिया और बैग से चिट्ठियां निकाली। पहली चिट्ठी मकबूल हुसैन, मकान नंबर 7, खासौर। दूसरी चिट्ठी रुखसाना बेगम, मकान नंबर 12, खासौर। तीसरी चिट्ठी अब्दुल करीम, मकान नंबर 3, खासौर। अनुज ने साइकिल को एक पेड़ से टिकाया और गांव में कदम रखा। पहला घर जो उसे दिखा, उस पर लकड़ी की एक पट्टी लगी थी। 3, अब्दुल करीम का घर। लेकिन अनुज ने सोचा कि पहले क्रम से चले, मकान नंबर 7 ढूंढना होगा। गलियां संकरी थी, धूल में उसके कदमों की आवाज गूंज रहे थे। हर घर बंद था, कहीं कोई आवाज नहीं आ रहे थे, यहां तक कि कुत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मकान नंबर 7 मिला, एक छोटा सा घर, लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अनुज ने आवाज लगाई, कोई है? मकबूल हुसैन साहब? कोई जवाब नहीं। मैं डाकिया हूं, आपकी चिट्ठी आई है। अनुज ने दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर अंधेरा था, एक बदबू आ रहे थे, सड़े हुए मौत की। मकबूल साहब? उसने अंदर कदम रखा। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे की आदी होने लगीं। सामने एक चारपाई थी और उस पर अनुज की चीख गले में अटक गई। चारपाई पर एक लाश पड़ी थी, मकबूल हुसैन, या जो कभी मकबूल हुसैन था। शरीर सड़ चुका था, कीड़े रेंग रहे थे, चेहरा काला पड़ गया था, आंखें धसी हुई, मुंह खुला था, जैसे आखिरी सांस में कुछ कहना चाहता हो। अनुज पीछे हटा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी फर्श पर फेंकी और बाहर की तरफ भागा। बाहर आकर उसने उल्टी कर दी, हाथ कांप रहे थे। क्या क्या हो रहा है यहाँ? वो पड़पड़ाया। उसे पुलिस को बताना होगा, लेकिन यहाँ तो कोई फोन भी नहीं होगा। वापस जाना होगा रामपुर, लेकिन पहले
उसकी निगाह बैग में बाकी 2 चिट्ठियों पर गई। नहीं, उसने खुद को कहा, मैं यहां से चला जाता हूं। लेकिन कुछ था, फर्ज की भावना या शायद सिर्फ एक अजीब सी जिज्ञासा जो उसे रोक रहे थे। क्या बाकी दोनों भी? अनुज ने हिम्मत जुटाई और मकान नंबर 12 की तरफ बढ़ा। इस बार उसने दरवाजा खटखटाने से पहले गहरी सांस ली। रुखसाना बेगम, कोई है? जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट। दरवाजा पूरी तरह से बंद था। अनुज ने कुंडी खोली। अंदर रसोई में एक औरत पड़ी थी, उम्र शायद 40-45 की, साड़ी पहने हुए, बगल में एक गिरा हुआ बर्तन। शरीर सख्त हो चुका था। मौत को शायद 2 हफ्ते हो गए थे। अनुज की आंखों में आंसू आ गए। ये औरत यहाँ अकेले मरी, किसी ने उसे दफनाया भी नहीं। उसने चिट्ठी उसके पास रख दी, एक पति का खत जो शायद दिल्ली से काम के सिलसिले में लिखा गया था। जल्द घर आ रहा हूं, आखिरी लाइन थी। अनुज रोते हुए बाहर निकला। उसका पूरा बदन कांप रहा था। ये गांव, ये पूरा गांव, उसे एहसास हुआ पूरा गांव मरा हुआ था। अनुज भागकर गांव के बीचों बीच आया। एक छोटा सा चौक था जहां एक पुराना कुआं था। उसने चारों तरफ देखा। कोई है? कोई जिंदा है यहां? उसकी आवाज गूंजी और वापस आई। कोई जवाब नहीं। उसने हिम्मत करके एक और घर खोला, फिर एक और। हर घर में वही नजारा, लाशें सड़ी हुई पुरानी, कहीं पूरा परिवार चारपाई पर, कहीं कोई दरवाजे के पास गिरा हुआ। 20-25 लाशें होंगी कुल मिलाकर। पूरा गांव। कैसे मरे ये सब? अनुज सोचने लगा। कोई हिंसा के निशान नहीं थे, ना खून ना चोट। बस ऐसे लगता था जैसे सब एक साथ सो गए और फिर कभी उठे ही नहीं। तभी उसकी नजर एक घर पर गई जो बाकियों से थोड़ा बड़ा था। दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी। हकीम साहब, गांव का वैद्य, शायद वो कुछ बता सके। हकीम का घर अंदर से दूसरे घरों जैसा नहीं था। अंधेरा, बदबू, मौत। लेकिन यहाँ एक मेज थी और मेज पर किताबें और कागज। हकीम की लाश कुर्सी पर बैठी हुई थी, सिर मेज पर झुका हुआ, हाथ में एक कलम, जैसे लिखते लिखते मर गया हो। अनुज ने कांपते हाथों से मेज पर रखी डायरी उठाई। पन्ने पुराने हो चुके थे, स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन आखिरी एंट्री अभी भी पढ़ी जा सकती थी। 15 जुलाई साल 1996, 5वां दिन। बुखार बढ़ता जा रहा है। हर घर में कोई ना कोई बीमार। मकबूल को आज सुबह होश नहीं आया। उसकी बीवी रो रही थी, लेकिन अब उसे भी बुखार आ गया है। 17 जुलाई 1996, 7 लोग मर चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसी बीमारी है। ना दवा काम कर रही है, ना दुआ। शरीर में दर्द, बुखार और फिर गहरी नींद जिससे कोई नहीं जागता। 20 जुलाई 1996, मैं अकेला रह गया हूँ जो अभी भी खड़ा हूँ। सब मारे गए, सोहेल, रफीक, जैनब, छोटे बच्चे भी। रुखसाना आज सुबह गई। मैंने उससे कहा था कि बाहर निकल जाओ, भागो यहाँ से, लेकिन उसे डर था कि वो बीमारी ले जाएगी दूसरों के पास। 22 जुलाई, मुझे भी बुखार आ गया। जानता हूँ अब मेरी बारी है। अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अगर कोई ये पढ़े तो जान ले। पानी, कुएं का पानी जहरीला हो गया था। पता नहीं कैसे, क्या गिरा उसमें, लेकिन जब तक समझे सब पी चुके थे, मैं भी।
23 जुलाई। आज आखिरी दिन है। शायद नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद। सोचता हूं कि जागूंगा नहीं, किसी को बताना, कोई आए तो बताना कि हम बुरे लोग नहीं थे, बस बदनसीब थे। इसके बाद बस लकीरें थीं कांपते हाथों की। अनुज की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने डायरी बंद की और कुएं की तरफ देखा। अनुज धीरे धीरे कुएं के पास गया। पुराना पत्थर का, ऊपर से देखने पर सिर्फ अंधेरा दिखता था। उसने एक पत्थर उठाई और नीचे फेंका। थपाक की आवाज आई। पानी अभी भी था। वो कुआं जिसने पूरे गांव को मार डाला। लेकिन क्या गिरा था उसमें? अनुज ने सोचा, कोई जानवर, कोई केमिकल? उसे कभी पता नहीं चलेगा। तभी उसे याद आया तीसरी चिट्ठी, अब्दुल करीम, मकान नंबर 3। क्या फर्क पड़ता है, उसने खुद से कहा। वो भी मर चुका होगा बेचारा। लेकिन फिर भी वो डाकिया था। चिट्ठी पहुंचाना उसका फर्ज था। मकान नंबर 3 गांव के सबसे किनारे पर था, थोड़ा अलग थलग। जैसे ही अनुज पास पहुंचा, उसे लगा कि ये घर बाकियों से अलग है, साफ सुथरा। दरवाजे पर कोई धूल नहीं। अनुज ने दरवाजा खटखटाया। अब्दुल करीम साहब? अंदर से आवाज आई। कौन है? अनुज का दिल धक से रह गया। कोई जिंदा था। मैं डाकिया हूं, आपकी चिट्ठी लाया हूं। दरवाजा खुला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। पतला, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी धसी हुई आंखें। डाकिया? बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। इतने सालों बाद? जी, ये चिट्ठी। अनुज ने कांपते हाथ से चिट्ठी निकाली। बूढ़े ने चिट्ठी ली, मुहर देखी, फिर अनुज को देखा। आओ बेटा। नहीं, मुझे वापस जाना है। गांव में सब मरे पड़े हैं, मुझे पुलिस को। बैठो, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। थोड़ी देर बैठो, इतने दूर से आए हो। अनुज नहीं जानता था क्यों, लेकिन वो अंदर चला गया। घर के अंदर एकदम सादगी थी। एक चारपाई, एक मेज, कुछ किताबें। दीवार पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। पानी पियोगे? बूढ़े ने पूछा। नहीं, अनुज ने जोर से कहा। कुएं का पानी वो जहरीला है। बूढ़ा मुस्कुराया, एक दुखी मुस्कान। जानता हूं, उसने कहा। मैं नहीं पीता कुएं का पानी, पहाड़ी से आता है मेरा पानी। एक छोटा सा झरना है ऊपर। आप यहाँ अकेले कैसे? 30 साल से रहता हूँ यहाँ अकेले, बूढ़े ने कहा। गांव वालों से दूर। वो मुझे पागल समझते थे, कहते थे अब्दुल करीम का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मैं जानता था। क्या जानते थे? बूढ़े ने चिट्ठी खोली। अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकली, एक औरत की, जवान और खूबसूरत। मेरी बीवी, उसने कहा। सलमा 50 साल पहले मरी, ठीक इसी गांव में, इसी कुएं के पानी से। क्या उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था? बूढ़े ने कहा। एक महामारी, आधा गांव मर गया। लेकिन तब लोगों ने समझा कुआं खराब है। उन्होंने उसे बंद कर दिया, नया कुआं खोदा। गांव फिर से बसा, नए लोग आए। तो फिर 15 साल पहले पानी की किल्लत पड़ी। किसी ने कहा पुराना कुआं खोल दो। हकीम साहब ने मना किया, मैंने मना किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने खोल दिया। अनुज की सांस रुक गई। और तुम देख रहे हो ना क्या हुआ? बूढ़े ने कहा। कुआं लानत है, जो भी पीता है उसका पानी मरता है, धीरे धीरे तड़प तड़प कर।
मैंने सलमा को ऐसे मरते देखा था। मैं नहीं देखना चाहता फिर से किसी को। लेकिन लेकिन आप क्यों नहीं गए यहां से? बूढ़े की आंखें भर आए। कहाँ जाता? ये मेरा गांव है, यहीं मेरी सलमा दफन है। मैं यहीं रहूंगा जब तक अल्लाह बुलाए। अनुज को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। इतना दर्द, इतनी तन्हाई, और ये चिट्ठी? उसने पूछा। बूढ़े ने चिट्ठी देखी, मुस्कुराया। मेरे भाई की है, कराची से। कहता है अब बूढ़े हो गए हो, आ जाओ पाकिस्तान, यहीं रहो आखिरी दिनों में। तो जाओगे? नहीं, बूढ़े ने कहा, यहीं मरूंगा सलमा के पास, यही मेरा देश है। अनुज उठ खड़ा हुआ। मुझे जाना होगा, उसने कहा। पुलिस को बताना होगा, इन सब लोगों को दफन करना होगा। बूढ़ा उठा, अनुज के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, और सुनो, कुएं के पास मत जाना, उसकी हवा भी खतरनाक हो सकती है। अनुज बाहर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बस यहां से निकलना था। जितना जल्दी हो सके वो साइकिल की तरफ भागा। पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने साइकिल टिकाई थी। साइकिल नहीं थी। क्या? अनुज ने चारों तरफ देखा। कहां गई? तभी उसे आवाज आई, बच्चों की हंसी की, पास के घर से। उसने घूम कर देखा, घर का दरवाजा खुला था। वही घर जहां सुबह उसने 4 लाशें देखी थी, एक औरत, एक आदमी, 2 बच्चे। लेकिन अब दरवाजे पर एक बच्ची खड़ी थे, जिंदा मुस्कुरा रहे थे। दीदी, अनुज चिल्लाया। तुम कैसे? बच्ची ने हाथ से इशारा किया, अंदर आओ। अनुज पीछे हटा। नहीं नहीं, मैं। घर के अंदर से और आवाजें आने लगी, बातचीत की, बर्तनों की खनक, रोजमर्रा की जिंदगी की। अनुज की आंखें फटी रह गईं। एक एक करके हर घर से लोग बाहर निकलने लगे। वही लोग जिनकी लाशें उसने देखी थी। मकबूल हुसैन, रुखसाना बेगम, हकीम साहब, सब के सब चल रहे थे, बात कर रहे थे, जिंदा। नहीं, अनुज की आवाज कांप गई। ये नहीं हो सकता। वो सब अनुज की तरफ देख रहे थे, चुपचाप, मुस्कुराते हुए। फिर वो चलने लगे उसकी तरफ। अनुज भागा पूरी ताकत से, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। उसके पीछे कदमों की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन लगातार, रुकती नहीं। गलियों में से होकर, घरों के बीच से अनुज भागता रहा। उसका दम घुट रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी उसे गांव का बाहरी रास्ता दिखा। वहीं से वो आया था, बस वहां तक पहुंच जाए। लेकिन रास्ते पर कोई खड़ा था, अब्दुल करीम। भागोगे कहां बेटा? बूढ़े ने कहा। आप भी? अनुज रोने लगा। मैं तो यही हूं, बूढ़े ने कहा। 30 साल से मरा हुआ, लेकिन यही हूं। अनुज के घुटने कांपने लगे। वो जमीन पर गिर गया। क्या चाहते हो तुम लोग? बाकी गांव वाले उसके चारों तरफ घेरा बना रहे थे, चुपचाप। उनकी आंखें खाली थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। कुछ नहीं चाहते, मकबूल ने कहा। बस अकेले नहीं रहना चाहते। तुम हमारे पास आए, रुखसाना ने कहा। तुमने हमें याद किया, चिट्ठियां लाए, तुमने हमें फिर से जगाया। लेकिन अब तुम जाओगे, हकीम साहब ने कहा, और हम फिर से अकेले रह जाएंगे, मरे हुए, भूले हुए। तो हमने सोचा
छोटी बच्ची ने कहा, तुम्हें भी यहीं रहना चाहिए हमारे साथ। अनुज चीखा जितनी जोर से चीख सकता था। अनुज, अनुज बेटा। किसी ने उसे हिलाया। अनुज की आंखें खुली। सामने शर्मा जी खड़े थे। पोस्टमास्टर, क्या हुआ तुम्हें? घंटे से यहां बेहोश पड़े हो। अनुज उठकर बैठा। वो डाकघर के बाहर था। उसकी साइकिल पास में खड़ी थी। सुबह की धूप निकल रहे थे। खासौर, उसने कहा। मैं खासौर गया था। खासौर? शर्मा जी ने माथा सिकोड़ा। कौन सा खासौर? वो गांव जहां चिट्ठियां देनी थी। शर्मा जी ने उसका माथा छुआ। बुखार तो नहीं है? अनुज, तुम ठीक तो हो? कोई खासौर नाम का गांव नहीं है यहाँ। तुम रात को यहीं सो रहे हो। सुबह में आया तो तुम बाहर पड़े मिले। लेकिन चिट्ठियां, मकबूल हुसैन, रुखसाना बेगम। किसकी चिट्ठियां? देखो तो, अपना बैग देखो। अनुज ने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर सिर्फ रामपुर की ही चिट्ठियां थी, कोई खासौर वाली चिट्ठी नहीं। लेकिन अनुज की आवाज टूट गई। मैंने देखा, सब कुछ देखा। सपना होगा बेटा। शर्मा जी ने कंधे पर हाथ रखा। चलो चाय पियो, फिर आराम करो। अनुज उठा। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। शर्मा जी अंदर चले गए। अनुज ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां कुछ छू गए। उसने निकाला एक पुरानी तस्वीर, फटी पुरानी, एक औरत की। पीछे लिखा था सलमा 1946। अनुज की सांस अटक गई। उस दिन के बाद अनुज ने कभी उस रास्ते पर साइकिल नहीं चलाई। शर्मा जी ने उसे दूसरे इलाकों में ड्यूटी दे दी, लेकिन रातों में वो सपने उसे आते रहे खासौर के, कुएं के, उन खाली आंखों के। और हर बार वो जब डाक का बैग खोलता, उसे डर लगता कहीं फिर से वो 3 चिट्ठियां ना निकल आए। महीने बीत गए। अनुज ने शादी कर ली, बच्चे हुए। डाकिए की नौकरी छोड़कर दूसरा काम शुरू किया। लेकिन सलमा की तस्वीर उसने रखी रही, एक याद की तरह, या शायद चेतावनी की तरह कि कुछ चिट्ठियां ऐसी होती हैं जो कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां कभी नहीं जाना चाहिए, और कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो मरना नहीं चाहते हैं। साल 2024, रामपुर के डाकघर में एक नया डाकिया आया, राहुल। उसे पुराने रजिस्टर में 3 चिट्ठियां मिली जो कभी डिलीवर नहीं हुई। पता खासौर गांव। खासौर? उसने पोस्टमास्टर से पूछा, ये कहाँ है? पोस्टमास्टर अब 60 साल के करीब। अनुज ने उस लड़के को देखा। कहीं नहीं, उसने कहा। वो गांव नहीं है, समझे? कहीं नहीं है। लेकिन राहुल नया था, जोशीला था, फर्ज के लिए कुछ भी कर सकता था। अगली सुबह वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल गया, पहाड़ियों की तरफ, खासौर की तरफ। और अनुज सिर्फ खिड़की से देखता रहा। जानता था कि रोक नहीं सकता, जानता था कि क्या होगा। उसने आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना की। लेकिन खासौर में कुआं फिर से प्यासा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।